हेलो। आज हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है उस पर हम उसके कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ाना शुरू किया, पहले आपने आईपीसी इंट्रोडक्शन वगैरह करके, एविडेशन करके, आइसोमेरिज्म करके अगर आप आते हैं, उसके बाद बच्चे जो है ना पूरे रिदम में आ जाते हैं। उसके बाद जब जीओसी पार्ट 1 का आप इफेक्ट्स अगर पढ़ाते हैं तो बहुत मजेदार टॉपिक होता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वही हो जाता है। तब तक बच्चे भी यूज्ड हो जाते हैं, ट्यून्ड हो जाते हैं, तो आपको उसको डिलीवर करने में बहुत मजा आता है। तो इफेक्ट्स का जहाँ तक सवाल है, ये 5 या 6 इफेक्ट हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ये सारे मिल करके ऑर्गेनिक के जितने पजल्स हैं, जितने भी उसके रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है जो बच्चे को फंसाते हैं, बच्चे जिसमें उलझे रहते हैं, डाउट लेकर घूमते रहते हैं इधर से उधर, ये अगर जिसका एक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो रीजनिंग टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो इसमें हम सबसे इंटरेस्टिंग जो है, ऐसे तो सब बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये सबसे इंटरेस्टिंग जो कम टाइम में हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव, स्टेरिक, सॉल्वेशन, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेटिंग, ऑर्थो पढ़ने के बाद बच्चे जो है ना पूरे मैच्योर्ड हो जाते हैं। तो अब हाइपर कंजुगेशन जो है उनके लिए एक नया नाम आता है। इसके 4-5 नाम हम लोग बताते हैं क्लास में। हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम है सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स, सिग्मा पाई कंजुगेशन। तीसरा नाम है इसका नो बॉन्ड रेजोनेंस। फोर्थ नेम है सूडो रेजोनेंस एंड इसको बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से। जैसे ही इतना नाम बताया जाता है क्लास में, फिर बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चा कहता है हाँ समझ में आ गया, लगता है कि कुछ रेजोनेंस टाइप का ही है। ये बिल्कुल सही है, रेजोनेंस टाइप का है, सूडो रेजोनेंस। और इस सूडो रेजोनेंस और नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिग्मा एंड पाई दोनों का कंजुगेशन हो रहा है। तो इसके क्या क्या काम है, कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं, अगर उसका कोई किसी पर कमांड नहीं होगा, कोई इस पर डिपेंड नहीं हो, तो उसको कोई नहीं पढ़ेगा। हाइपर कंजुगेशन वैसा ही है। अगर आप हाइपर कंजुगेशन नहीं जानते हैं, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल, वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑर्थोपाइडाइटिव नेचर ऑफ बेंजीन ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि है क्या। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ही लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, और पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि ये जो ऑर्गेनिक है ये एक्सपेरिमेंटल है। ये जो है जो फैक्ट मिलता है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये नहीं कि हम अपने मन से उसको कुछ कर सकते हैं। अपने मन से करने पर वो एक सवाल बनेगा, दूसरा सवाल नहीं बनेगा। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का जब भी हम बात करेंगे तो हम लोग सबसे जो छोटा अल्कीन है उसी का कंपेरिजन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सबसे छोटा अल्कीन हो गया इथीन और उसके बाद हो गया प्रोपीन। अब मान लो पूछेगा सब इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो हम कैसे बताएंगे, क्या इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो इसी चीज को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कह रहा है कि ये जो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है इस पर ये डिपेंड करता है। कह रहा है कि जब इसको हम हाइड्रोजनेट करते हैं और इस पर जो अल्कीन बनने के बाद जो एनर्जी निकलती है वो इसका 29 किलो कैलोरी पर मोल, वो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब कह रहा है कि जिस अल्कीन में एक डबल बॉन्ड होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतना हो,
2 होगा तो इतना इंटू 2 होगा, 3 होगा तो इतना इंटू 3 होगा। तो प्रोपीन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये भी इतना ही होगा, लेकिन ये कम होता है, 29 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होता है। मतलब कि प्रोपीन इससे ज्यादा स्टेबल है, जो हमको फैक्ट मिल रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो प्रोपीन है, इसमें अगर हम नंबरिंग कर दे, इसकी नंबरिंग कर दे 1 2 3 कर दे, तो कार्बन और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का सीसी डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, और सीसी सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये होता है, आपको आना चाहिए, तभी आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। But it is in case of propene, it is found that this bond length is more than 1.34 angstrom, and this bond length is found to be less than 1.54 angstrom. अब इसी को हमको एक्सप्लेन करना है, इसी को एक्सप्लेनेशन में हमको हाइपर कंजुगेशन की जरूरत पड़ती है। कह रहा है कि ये बात सिर्फ हाइपर कंजुगेशन को पता और किसी को पता नहीं। तो अब कह रहा है कि प्रोपीन में अगर इस तरीके का सिचुएशन आ रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर कंजुगेशन हो रहा है। कंजुगेशन कैसा हो रहा है? ऐसा। अब इस कंजुगेशन के बाद क्या होगा? ये जो सेकंड इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं, डबल बॉन्ड से रिलेटेड जो कार्बन अल्फा है। अब कह रहा है इस तरह के 3 हाइपर अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, इसके 3 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड बनेंगे, और 3 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड बनेंगे। आप उसको देख भी सकते हो बना करके, एक एक करके सबसे बनता है। तो कई बार बच्चे जो हैं, अगर क्लास में थोड़ा सा उनको समझने में दिक्कत होती है, तो हम लोग कई एग्जाम्पल देकर इसको बताते हैं, सो दैट उनको समझ में आ जाए। हाइपर कंजुगेशन ही इस काम को करेगा, जिस तरह से फिक्स्ड होता था रामायण महाभारत में, फलाना ही फलाना को मार सकता है, मेघनाथ को लक्ष्मण ही मार सकता है। हाइपर कंजुगेशन ही ये काम कर सकता है। तो ये कितने हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड बन गए? 3 बन गए। तो 3 बन गए तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसके होंगे। अब कह रहा है इसी को हम लोग बेस मान करके आगे बढ़ते हैं, और बाकी सारे काम हमारे ऐसे हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि मोर मिथाइलेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। मोर मिथाइलेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। मतलब क्या हो गया कि अगर हम ज्यादा मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, जितना मिथाइल होगा उतना अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा उसमें। इसमें 4 मिथाइल है, इसके हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड 12 बनेंगे। उसी तरह ये 3 है, इसमें 9 बनेंगे। उसी तरीके से ये 2 है, इसमें 6 बनेंगे। उसी तरीके से ये 2 है, इसमें भी 6 बनेंगे, और इसमें भी 6 बनेंगे। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको मिलेगा। अगर इसका आप हीट ऑफ हाइड्रोजन देखिएगा तो इसी ऑर्डर में आएगा। अब यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, 12 है या 9 है, यहाँ तीनों में 6 है। अब तीनों में 6 में क्या है? इसमें है सीस एंड ट्रांस में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ जाएंगे कि सीस और ट्रांस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो। अब यहाँ पर मामला फंसता है। यहाँ पर कई लोग पूछते हैं, कई सवाल व्हाट्सएप पर इस पर लोग भेजते हैं कि कैसे होगा। अब इसका रीजनिंग क्या है कि जब हम हाइपर कंजुगेशन बनाते हैं, हाइपर कंजुगेशन एक ही पर 2 है, जब इसका हम हाइपर कंजुगेशन बनाएंगे तो हमको कैसा आएगा? हमको स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। जब हम बनाएंगे तो ये जो है नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा, यहां पर नेगेटिव आएगा। अब अगर हम
किसी दूसरे केस में बनाते हैं, जैसे इसमें बनाते हैं, तो निगेटिव चार्ज यहां है। अब ये निगेटिव चार्ज सेकेंडरी पर आ रहा है, निगेटिव चार्ज प्राइमरी पर आ रहा है। कौन कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है? प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई इसको एडवांटेज मिलता है। उसी तरीके से हम इसके अब जैसे ही अल्कीन का स्टेबिलिटी हमको हाइपर कंजुगेशन से समझ में आ जाएगा, हम बाकी चीजों आराम से कर सकते हैं। बाकी चीज मैंने क्या बताया था? बाकी चीज बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी। अब कार्बोकेटाइन में टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। तो यहां पर आप आराम से देख सकते हैं कि हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड कितना है इसमें। इसमें 9 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 0। उसी तरीके से अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें, फ्री रेडिकल को भी हम लोग कर सकते हैं। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 3 to 1 होता है। 3 to 1 होगा, इसका मतलब हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड कितने बन जाएंगे? इसमें 9 हाइपर कंजुगेटिव बॉन्ड। अगर कंपाउंड के लेकर चलेंगे तो 10 हो गए। तो ये जो है मोर हाइपर कंजुगेशन, ये जो है ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये काम यही करता है, हाइपर कंजुगेशन ही करता है। कई बार हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में क्लैश होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में, तो उसमें कई जगह हाइपर कंजुगेशन को एज मिलता है। उसी तरीके से जो अगर हम अल्काइल ग्रुप की बात करें, तो अल्काइल ग्रुप में क्या है? ये यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है इसके लिए, तो यहाँ पर क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। निगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो क्या होगा? ये ऑर्थो पैरा डायटिंग होगा। ऑर्थो पैरा डायटिंग होगा तो अब हम इसी को बेस मानकर बाकी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। बहुत आसान सवाल आते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल बच्चा बिल्कुल जो है जब इसमें ब्लंडर कब करता है, जब वो चीजों को नहीं समझा होता है। अब क्लास में सवाल क्या आ जाएगा एंट्रेंस में कि भैया ये बताओ कि ये जो मिथाइल है और ये जो इथाइल है और ये जो आइसोप्रोपाइल है, विच इज मोर रिएक्टिव। अगर मान लीजिए 1 to 3 कर दें हम लोग, तो ये सवाल आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करा रहे हैं विच इज मोर रिएक्टिव एंड व्हाई। तो इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगी? तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं। कहीं फ्री रेडिकल बन रहा है, कहीं बॉन्ड लेंथ के बारे में आपसे पूछ सकता है। जैसे यहाँ का बॉन्ड लेंथ है, यहाँ का बॉन्ड लेंथ बट नेचुरल है कि यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो हाइपर कंजुगेशन मोटे तौर पर ये 4-5 काम तो आपको करके दिला ही देगा। क्या क्या करके दिला देगा? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, देन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, देन रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन एंड बॉन्ड लेंथ। ये 5 चीजें जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना हाइपर कंजुगेशन के आप नहीं कर सकते। और ऐसे ही सवाल पूछता है, कहीं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ देगा, कहीं रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ देगा। तो ये बच्चे इसमें फंसते हैं क्योंकि उनको ये सब चीजें नहीं आती है समझ में। जैसे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 है। बच्चे क्या करेंगे? जनरली इधर से ऑर्डर बनाते हैं। अगर यहाँ टर्शियरी लगा दो तो टर्शियरी से ऑर्डर बनाते हैं। तो इसी चीज को चेक करना है, तब आपका आंसर सही आ सकता है। मेरे ख्याल से हाइपर कंजुगेशन अगर इतना जानते हैं तो कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। बाकी इसको कनेक्ट करना है, बाकी इफेक्ट से जब कनेक्ट होगा तो और इसमें और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। That's